हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो ज्ञान। आज हम कॉशी-रीमान इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ के साथ हम पढ़ेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या हैं। एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको वीडियो की लिंक हमारे चैनल पर आसानी से मिल जाएगी, तो आइए देखते हैं। कॉशी-रीमान इक्वेशंस या जिन्हें हम सीआर इक्वेशंस भी कहते हैं क्या होती हैं? द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड एट अ पॉइंट जेड नॉट imposes extremely important conditions on the behavior of the real part u and imaginary part v of the function in the neighborhood of the point z naught. These conditions known as CR equations. क्या मतलब है कहने का? एक फंक्शन एफ जेड किसी भी पॉइंट जेड नॉट पर डिफरेंशिएबल होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस इम्पोज करेगा और वो इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो हैं वो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के बिहेवियर पर डिपेंड करेंगी और उन्हीं कंडीशंस को मैं क्या बोलूंगी, वो क्या है? सीआर इक्वेशंस कहलाएंगी। आइए इन्हीं कंडीशंस को हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि ये हैं क्या। इसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक। मतलब कि किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं। आइए देखते हैं। इफ अ फंक्शन एफ जेड फंक्शन किसका है? यू और वी का, और यू और वी किसके फंक्शन है? एक्स और वाई के। इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड नॉट, मतलब हमने फंक्शन डिफरेंशिएबल मान लिया किसी पॉइंट जेड नॉट पर इन अ डोमेन डी, किसी डोमेन डी के लिए। देन द फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई। यू एक्स मीन्स, ये इस साइन का मतलब है कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, और सिमिलरली यू वाई कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है v का, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। सबसे पहली बात, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया किसी पॉइंट z नॉट पे किसी डोमेन d के लिए, तब पहली बात तो ये चारों के चारों u और v के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे एट x नॉट y नॉट, किसी पॉइंट x नॉट y नॉट पे, एंड सेटिस्फाइज द इक्वेशन, और इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ux इज इक्वल टू वी वाई मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों बराबर होंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। लेट w इज इक्वल टू एफ जेड बी एनालिटिक इन अ रीजन r, मतलब कोई फंक्शन मैंने एनालिटिक मान लिया किसी रीजन r में, देन एफ टेस्ट जेड एग्जिस्ट यूनिकली एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट रीजन। मीन्स कि एफ टेस्ट जेड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो एनालिटिक है, तो एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एफ टेस्ट जेड एग्जिस्ट करेगा, मीन्स उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा यूनिकली एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन। लेट डेल यू डेल वी एंड डेल जेड वो इंक्रीमेंट्स हैं यू वी जेड के, कोरिस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट्स डेल जेड डेल वाई इन एक्स एंड वाई। डेल यू डेल वी डेल जेड यू वी जेड के इंक्रीमेंट्स हैं, और डेल जेड और डेल वाई एक्स और वाई के। अब हम देखते हैं आगे एफ टेस्ट जेड। अब मुझे पता है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव वो मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। अब क्योंकि एफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, तो बिकॉज एफ जेड क्या होता है? u प्लस आयोटा v। अब वही मैंने खोल के लिख दिया। अब क्योंकि z की जगह क्या है? z प्लस डेल जेड है,
तो जहाँ जहाँ u था तो वहाँ क्या आ जाएगा, u प्लस डेल यू प्लस आयोटा v प्लस डेल v, और एफ जेड इज व्हाट, u प्लस आयोटा v अपॉन डेल z। ये आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ, u से u कैंसिल आउट हो गया और v आयोटा v से आयोटा v कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, जस्ट डेल u प्लस आयोटा डेल v। अब मैं क्या लिख सकती हूं इस चीज को, डेल u के साथ डेल z प्लस सेपरेट कर दिया मैंने आयोटा डेल v के साथ डेल z, और लिमिट हमारी डेल z टेंड्स टू 0 है। अब आगे देखते हैं। As the function fz is analytic in a region R, so the limit 1 is independent of the manner which del z tends to 0। कहने का क्या मतलब है, अब मुझे पता है क्योंकि fz एक एनालिटिक फंक्शन है उस R रीजन में, तो जो 1 पहली इक्वेशन की जो लिमिट है यानी कि del z जो 0 पे जा रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा कि वो कैसे जाएगा। वो कैसे भी जा सकता है, 0 की तरफ उसे टेंड करना है यानी उसे डेल z को 0 की तरफ जाना है। अब 0 की तरफ वो कैसे भी जा सकता है, वो लीनियरली जा सकता है, वो ऐसे जा सकता है सीधा लीनियर, वो कर्व बना के जा सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है 0 को। तो इट मीन्स वो इंडिपेंडेंट है कि वो किस तरीके से जा रहा है 0 पे, क्योंकि वो फंक्शन एनालिटिक है कहीं, क्योंकि वो पूरे रीजन पे ही एनालिटिक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी भी मैनर से जाए। तो हमने क्या मान लिया कि जो डेल z है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा अलोंग अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस लाइन के जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस उसके पैरेलल कोई लाइन और वो वहां से अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, यानी कि क्योंकि अब वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो वहां पर चेंज इन y तो हो ही नहीं रहा, y में कोई चेंज नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए डेल y 0 हो गया एंड डेल z क्या था हमारा, डेल x प्लस आयोटा डेल y। अब क्या आ गया हमारे पास, डेल z, क्योंकि डेल y 0 आ गया तो डेल z यहां से डेल x के बराबर हो गया। तो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, यहां पर डेल z था नीचे हमारे पास, है ना, तो उस डेल z की जगह मैंने क्या रख दिया, एफ डैश z में लिमिट, यहाँ पे डेल z था ना, तो डेल z की जगह क्या आ गया हमारे पास, डेल x आ गया, डेल u अपॉन डेल z था, डेल z की जगह डेल x आ गया, आयोटा डेल v अपॉन डेल z, और ये चीज हमारी क्या बन गई, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, डेल u अपॉन डेल x ही हमारा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि कर्ल u अपॉन कर्ल x प्लस, और ये यहां से क्या बन गया, आयोटा कर्ल v अपॉन कर्ल x, और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अगेन कंसिडर डेल x जो है, अब क्योंकि मेरी मर्जी है कहीं से भी अप्रोच करवा सकती हूँ, तो अब मैंने मान लिया कि डेल z 0 पर अप्रोच करेगा अलोंग अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, पहले वो x एक्सिस के पैरेलल थी, अब वो y एक्सिस के जब पैरेलल होगी तो हमारे पास x में कोई चेंज नहीं आएगा, x में कोई चेंज नहीं आएगा तो डेल x 0, तो यहां से हमारा क्या बन गया, डेल z, अब ये चीज 0 हो गई तो यहां से हमारा क्या बन गया, डेल z आयोटा डेल y के, और उसी फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरे पास क्या आया, यहां से एफ डैश जेड लिमिट z की जगह जस्ट डेल y पुट किया है, और हमारे पास ये पूरा का पूरा आ गया है, डेल यू अपॉन आयोटा डेल y प्लस आयोटा डेल v अपॉन में आयोटा डेल y। अब यहां से आयोटा कैंसिल, 1 अपॉन आयोटा, और वही चीज लिमिट डेल y अप्रोचेस टू 0, डेल u अपॉन डेल y हमारा क्या आ जाएगा, कर्ल u अपॉन कर्ल y प्लस, या और यहां से क्या आ जाएगा, कर्ल v अपॉन कर्ल y। अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर मुझे यहां ऊपर आयोटा चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ गया यहां पर, अब आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज
माइनस में 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, कर्ल वी अपॉन, अब ये तो ऐसे इट इज रहा, कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई, और यहाँ पर क्योंकि इस आयोटा स्क्वायर के कारण यहाँ पर माइनस आ गया था, तो यहाँ पर माइनस में आयोटा कर्ल यू अपॉन में कर्ल वाई। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। तो अगर हम इक्वेट करें सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स प्लस आयोटा कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स। वो किसके बराबर, क्योंकि एफ टेस्ट सेट के ही बराबर थे ये दोनों के दोनों, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी तो राइट हैंड साइड भी दोनों के बराबर आएगी। वो किसके बराबर आ गया, कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई माइनस आयोटा कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई के। अब अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों को क्या करूं, इक्वेट करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये इसका रियल पार्ट है, तो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स वो किसके बराबर आ गया, कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई के। और यहां से इमेजिनरी पार्ट से क्या निकल कर आया, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस में कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, और यही चीज क्या है हमारी यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। हेंस सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, और यहां से हमारी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये थी नेसेसरी कंडीशन किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए। सफिशिएंट कंडीशंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल गो ज्ञान को। थैंक यू।